इस लैक्चर दे विच पढ़ांगे आपां ट्रांसफार्मर दे बारे ते ट्रांसफार्मर दे जिहड़े इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने जां की पॉइंट्स ने उहदे बारे डिस्कस करांगे। ट्रांसफार्मर इलैक्ट्रिकल पावर सिस्टम का बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट तो बगैर जे आपां गल करिए इलैक्ट्रिकल पावर सिस्टम नूं इमैजिन करना बहुत ही औखा है। सो जिन्नी इहदी इंपोर्टेंस है उसी तरीके दे नाल जे आपां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए तो उहदे विच भी ट्रांसफार्मर दे नाल रिलेटेड काफ़ी जिहड़े क्वेश्चनस आ जाते हैं। सो इनू पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हुण जिहड़ा साडा सिस्टम है, जिहड़ा सिस्टम आपां अडॉप्ट कीता होया है, वो किहड़ा सिस्टम है? वो AC सिस्टम है। ओके, DC सिस्टम नूं आपां अडॉप्ट नहीं करते। हुण AC ही जनरेट हो रही है। जे आपां ट्रांसफार्मर की गल करिए, AC सप्लाई ते ये जिहड़ा वर्क करता है ट्रांसफार्मर। हुण AC की जनरेशन करते पे आपां, जनरेशन भी किहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है AC की फॉर्म दे विच। उस तो बाद ट्रांसमिशन हो रही है, AC आपां ट्रांसमिट करते हैं। दैन जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है वो भी किहड़ी है? AC है। 3 इलैक्ट्रिकल सिस्टम के इंपोर्टेंट पार्ट ने जिहदे विच ट्रांसफार्मर जिहड़ा वा वो फिट बैठता है। ओके, जे आपां जनरेशन की गल करिए, जनरेशन आपां इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं किस वोल्टेज लैवल ते करते हैं? इलैक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन किस वोल्टेज लैवल ते करते हैं? 11 kV ते। ठीक है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी और पावर is generated at 11 kV। 11 kV ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 11 kV ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਔਰ ਪਾਵਰ इज जनरेटेड एट 11 kV, 11000 वोल्ट ते करते हैं। क्लीयर। उस तो बाद जिहड़ी आपां इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं ट्रांसमिट करना हुंदा है। हुण जिहड़े जनरेशन की गल कीती जावे जां जनरेटिंग पॉइंट ने साडे जां जनरेटिंग स्टेशनस ने साडे, वो बहुत दूर ने, लोड सेंटर तो काफ़ी दूर हुंदे ने। जिवें कि हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन की गल करिए तो उन्होंने जे आपां इंस्टॉल करना है तो वो हिली एरियाज़ दे विच होएगा जिथे पानी नूं स्टोर करन दा प्रबंध होवे। उस तो बाद जे आपां गल कीती जावे, गल करते हैं न्यूक्लीयर पावर प्लांट की, वो भी एक ऐसी जगह तो आपां इंस्टॉल करांगे जिथे कि उपजाऊ साडी जमीन ना होवे। थर्मल पावर प्लांट का इदां ही आ। ओके, तो इस करके जदों इन्हां आपां जिहड़े साडे प्लांट्स ने ये लोड सेंटर तो काफ़ी दूर ने। लोड सेंटर का मतलब जिथे दी यूटिलाइजेशन होनी है तो काफ़ी दूर ने, तो उहदे नाल फिर इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं जां इलैक्ट्रिकल पावर नूं इकनोमिकली ट्रांसमिट करना जरूरी हो जाता है। इकनोमिकली ट्रांसमिट करने के लिए आपां की करांगे 11 kV तो जिहड़ी ट्रांसमिशन वा उहदी वोल्टेज नूं वधावांगे। ठीक है, ट्रांसमिशन वोल्टेज नूं आपां फिर कितना कर दांगे? ट्रांसमिशन वोल्टेज साडी हो जाएगी 132 kV। ओके, 220 kV, दैन 400 kV और 765 kV। ठीक है, इस वोल्टेज लैवल ते इनू आपां जिहड़ा वोल्टेज का लैवल वा जनरेट किन्ने ते होई 11 kV ते होई, ते ट्रांसमिट आपां किस वोल्टेज लैवल ते करता? 132 kV, 220 kV, 400 kV जां फिर 765 kV ते। हुण जिहड़ा वोल्टेज का लैवल इनक्रीज कौन करता पिया? वो करता पिया ट्रांसफार्मर। जे ट्रांसफार्मर ना हुंदा ते जिहड़ी आपां इलैक्ट्रिकल एनर्जी जां पावर नूं जनरेट कीता है उहनूं उसे वोल्टेज लैवल ते सानूं सेंड करना पैना सी लोड सेंटर तक। ते जदों आपां मेन हुंदा की है, जे आपां इलैक्ट्रिकल पावर की गल करिए, पावर की हुंदी V इंटू आई। जेकर V की वैल्यू घट होएगी तो I की वैल्यू ज़्यादा होएगी। ओके, जे आपां पावर की गल करिए, पावर किहदे इक्वल हुंदी है? V इंटू आई दे इक्वल हुंदी है। तो जे V नूं आपां वधावांगे तो I की वैल्यू घटेगी, क्योंकि पावर सेम रखनी है। दोनों का प्रोडक्ट जे आपां सेम रखना है तो इहदे विच की होएगा? एक वैल्यू नूं वधावांगे दूजी वैल्यू घटेगी। तो जे आपां करंट की वैल्यू ज़्यादा ट्रांसमिट करांगे तो उहदे नाल की होएगा? जे आपां करंट साडा ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है उहदे नाल I² R लॉसिस होणगे। ठीक है, उहदे नाल की साडे लॉसिस जिहड़े कॉपर लॉसिस वध जाणगे। सो साडी प्रायोरिटी की हुंदी है कि वोल्टेज लैवल नूं
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੌਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਆ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟਾਵਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ 765 kV ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਬਟ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਬਲੀਕ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ 11 kV ਤੇ, ਕਿਸ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 11 kV ਤੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 11 kV ਹੈ, 11 kV ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਕੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਡ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਡ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ 11 kV ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 11 kV ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 220 ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 440 ਵੋਲਟ ਅਬਲੀਕ 220 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। 440 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੇਫ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਸਿਸ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ? ਅ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ। ਸਟੈਟਿਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, देयर इज नो मूविंग पार्ट, इस करके कहते स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर्स एसी इलैक्ट्रिकल पावर, एसी ये ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी ते वर्क करता जे डीसी ते वर्क नहीं करता। इलैक्ट्रिकल पावर from one circuit to another circuit to the other circuit to the other circuit at same frequency, at the same frequency but voltage level is usually changed। कि आप इहदे विच चेंज की करना होंदा है वोल्टेज लेवल, but the voltage level is usually changed।
क्लीयर, ये वोल्टेज लैवल नूं चेंज किया जाता है। हुण ट्रांसफार्मर दे विच हुंदा की है, दो साइड्स हुंदियां ने, ठीक है, दो वाइंडिंग्स हुंदियां ट्रांसफार्मर दे विच। इहनूं आपां सिंपली इदां ड्रा कर लैंदे हां। एक और है, इत्ते आपां वाइंडिंग करांगे। ओके, आ दो वाइंडिंग्स होणगियां, मतलब दो सर्किट हो गए। एक सर्किट आ वा, एक सर्किट आ वा। एक सर्किट नूं आपां सोर्स दे नाल कनैक्ट करते हैं, ठीक है। सोर्स मतलब एसी वोल्टेज दे नाल इहनूं कनैक्ट करांगे। वोल्टेज कितनी V। इहनूं कहंदे ने प्राइमरी साइड। की कहंदे ने? प्राइमरी साइड। जिहड़ी साइड नूं आपां सोर्स दे नाल कनैक्ट करते हैं उहनूं की कहंदे ने? प्राइमरी साइड। ते जिहड़ी इस साइड दे विच वाइंडिंग लगी हुंदी है उहनूं कहंदे ने प्राइमरी वाइंडिंग। की कहंदे ने? प्राइमरी वाइंडिंग। जिस साइड नूं लोड दे नाल कनैक्ट किया जाता है, जिस साइड दे नाल लोड नूं कनैक्ट किया जाता है, जां जिहड़ी साइड नूं लोड दे नाल कनैक्ट किया जाता है उहनूं कहंदे ने सैकेंडरी साइड। ते इहदे विच जिहड़ी वाइंडिंग यूज हुंदी आ उहनूं कहंदे ने सैकेंडरी वाइंडिंग। की कहंदे ने? सैकेंडरी वाइंडिंग। ओके, ते जिहड़ियां इहदे विच नंबर ऑफ टर्न्स होणगियां उहनूं N1 कहांगे, ते इहदे विच जिहड़ियां नंबर ऑफ टर्न्स होणगियां उहनूं N2 कह दांगे। जिहड़ियां प्राइमरी वाइंडिंग दी नंबर ऑफ टर्न्स ने उहनूं N1 कह दांगे, जिहड़ियां सैकेंडरी वाइंडिंग दी नंबर ऑफ टर्न्स ने उहनूं N2 आख दांगे। क्लीयर, प्राइमरी ते सैकेंडरी का पता चल गया। प्राइमरी साइड वो साइड हुंदी है जिहड़ी साइड नूं सोर्स दे नाल कनैक्ट किया जाता है। किहड़े सोर्स दे नाल? एसी सोर्स दे नाल कनैक्ट किया जाता है। सैकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग हुंदी है, जां सैकेंडरी साइड वो साइड हुंदी है जिहदे नाल लोड नूं कनैक्ट किया जाता है। ओके, जिहदे नाल लोड नूं कनैक्ट किया जाता है। हुण गल करदे हां स्टैप अप ते स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर दी। ओके, किहदी? स्टैप अप। स्टैप अप ट्रांसफार्मर किहड़े हुंदे ने? ओके, ते स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर किहड़े हुंदे ने? ओके, ते आपां एग्जांपल लवांगे। साडे कोल दो वाइंडिंग्स हैगियां ने, ठीक है। किहड़ी किहड़ी वाइंडिंग है? प्राइमरी ते सैकेंडरी। आपां सेम डायग्राम नूं इत्थे ड्रा कर लांगे। ओके, एक डायग्राम होगी, दैन दूसरी डायग्राम होगी। क्लीयर, इत्थे हुण समझदे आपां स्टैप अप ते स्टैप डाउन बारे। जेकर प्राइमरी साइड दी वोल्टेज, ठीक है, प्राइमरी साइड दी वोल्टेज सैकेंडरी साइड दी वोल्टेज नालों घट होवे, ठीक है। किहड़ी साइड दी वोल्टेज ज़्यादा होवे? सैकेंडरी साइड दी वोल्टेज जेकर ज़्यादा होवे प्राइमरी साइड नालों, तो किहड़ा ट्रांसफार्मर हुंदा है? वो स्टैप अप ट्रांसफार्मर हुंदा है। जिहड़े कि जनरेटिंग स्टेशन ते लगे हुंदे ने वो की करते हैं? वोल्टेज नूं स्टैप अप कर देंदे ने। मतलब की आ कि उहदी प्राइमरी नूं वोल्टेज घट मिलती पई आ, सैकेंडरी साइड ते उहदी वोल्टेज जिहड़ी आ वध जांदी है। उहनूं की कहंदे ने? स्टैप अप ट्रांसफार्मर। ऑन दी अदर हैंड जेकर सैकेंडरी साइड की वोल्टेज ज़्यादा होवे, सॉरी प्राइमरी साइड की वोल्टेज ज़्यादा होवे सैकेंडरी साइड की वोल्टेज नालों, ते उहनूं की कहंदे ने? स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर। तुसीं ये वेखना वा कि सोर्स किहड़ी साइड ते कनैक्टेड है ते लोड किहड़ी साइड ते कनैक्टेड है। जेकर लोड वाली साइड की वोल्टेज सोर्स वाली साइड तो घट होवे ते वो किहड़ा ट्रांसफार्मर हुंदा है? स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर हुंदा है। किहड़ा ट्रांसफार्मर हुंदा है? स्टैप डाउन। स्टैप अप का पता चल गया कि स्टैप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर हुंदे ने जिहड़े जिन्हां दे विच सैकेंडरी साइड की वोल्टेज प्राइमरी साइड की वोल्टेज नालों ज़्यादा हुंदी है। तो स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर हुंदे ने जिन्हां दे विच सैकेंडरी साइड की वोल्टेज प्राइमरी साइड की वोल्टेज नालों घट हुंदी है। ठीक है, क्लीयर? ओके, हुण कुछ बेसिक गल्लां आपां समझदे हां ट्रांसफार्मर बारे होर।
ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਜਾਂ ट्रांसफार्मर इज इलैक्ट्रिकली आइसोलेटेड, इलैक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੁੜਦੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਕਪਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਕਪਲਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਕਪਲਡ। ਇਹ ਮੈਗਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਕਪਲਡ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਕਪਲਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਅ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਅ बड़ा आसान जिहा काम है, इहदी वर्किंग नूं समझना कोई भी औखा नहीं है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्रांसफार्मर ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ AC ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ I ਕਰੰਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, I ਕਰੰਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ MMF ਮੈਗਨੈਟੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਗੀ? MMF ਮੈਗਨੈਟੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਮੈਗਨੈਟੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ, ਇਹ ਫਲਕਸ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ N1 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰੇਗੀ। ਫਲਕਸ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ I ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ N1 ਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ MMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ MMF ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ N1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ N1 ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ N1 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E1 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਮੇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਮੇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਲਕਸ N2 ਟਰਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E2 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸ E2 ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ I2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਹੀ I1, ਇਹ ਕਰੰਟ ਹੀ I2। I2 ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ V2। ਇਧਰ V1। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
जे आप ये बेसिक प्रिंसीपल की गल करिए, द बेसिक प्रिंसीपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन। हुण जदों आप एक फैराडेज लॉ पढ़े ही, तुसीं देखियो जिहड़े बेसिक ऑफ इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे विच मैं फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन समझाए ही कि वैन एवर अ कंडक्टर कट्स बाय द मैग्नैटिक फ्लक्स एन EMF इज इंड्यूस्ड। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स दे विच भी EMF इंड्यूस होई आ ते सैकेंडरी वाइंडिंग या फिर N2 दे विच भी EMF इंड्यूस होई आ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन। ओके, तो बेसिक प्रिंसीपल की आ, द बेसिक प्रिंसीपल ऑफ a transformer is electromagnetic induction, electromagnetic इंडक्शन। क्लीयर, इनू तुसीं याद रख लियो। ओके, हुण गल करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर किहड़ा हुंदा है। ठीक है, मेन पॉइंट ही डिस्कस करने हैं। एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर हुंदे ने जिहदे विच ना ओमिक लॉसिस हुंदे ने, ओमिक लॉस का मतलब कोई भी उहदी ओमिक रजिस्टेंस नहीं होएगी, ना मैग्नैटिक लीकेज फ्लक्स होएगी। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर किहड़ा हो गया, सिंपल मैं डेफिनेशन लिख देना वा। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज या ट्रांसफार्मर is one that has no winding resistance, no winding resistance, ठीक है, कोई भी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वाइंडिंग ਦੀ ਉਹਦੀ resistance नहीं होएगी। second one is no leakage flux, no लीकेज फ्लक्स, ओके। नो लीकेज फ्लक्स का मतलब कि सेम फ्लक्स द सेम फ्लक्स links both the windings, links both the वाइंडिंग्स। ओके, तो ना ही उहदे विच जिहड़े कोर दे विच कोई लॉसिस होणगे, नो आयरन और कोर लॉसिस, नो आयरन लॉसिस इन दी कोर, इदां लिख लो, नो आयरन लॉसिस इन दी कोर। ओके, ये आइडियल ट्रांसफार्मर हुंदा है। क्लीयर, ओके, इनू आप इदां भी लिख सकते हैं, E2 I2 cos phi is equal to E1 I1 cos phi। ओके, दोनों पावर सेम हो गई ना। V इंटू आई पावर के इक्वल होंगी है, पावर होंगी आ V इंटू आई इंटू cos phi। ओके, तो ये दोनों पावर्स जिहड़ियां एक दूजे दे सेम होणगियां, क्योंकि पावर सेम ही रहनी आ, सिर्फ इलैक्ट्रिकल एनर्जी जो आप ट्रांसफर करनी आ फ्रॉम वन सर्किट टू दी अदर सर्किट, वो वोल्टेज लैवल ही चेंज होना वा। जो वोल्टेज बढ़ेगा करंट घट जाएगा, जो करंट बढ़ेगा वोल्टेज घट जाएगी, बाकी पावर तो सेम रहनी आ प्राइमरी ते सैकेंडरी साइड दे विच।
ओके, तो जे वाइंडिंग की रजिस्टेंस नहीं होएगी तो फिर वो कोई भी कॉपर लॉस नहीं होएगा, नो कॉपर लॉसिस, नो कॉपर लॉसिस। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आसानी है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है, इनू आप के दे नाल डिनोट करते हैं, कैपिटल लैटर के। ये की आ जाएगा, के इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2। मतलब ये सारे की आ के दे इक्वल ने, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है EMF इक्वेशन, नेक्स्ट है EMF इक्वेशन, EMF ओके, इनू आप लिखांगे E1 ते E2 आप दोनों का देख लें। RMS वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, RMS वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, इनू आप कहने E1 दे नाल डिनोट करांगे। ये हैगी है इक्वल 4.44 इक्वल है 4.44 प्राइमरी की गल करते पे हैं। N1 F मैक्सिमम फ्लक्स, 5M की है मैक्सिमम फ्लक्स, तो वोल्टेज जी होंगी है यूनिट की होंगे है वोल्ट, की होंगे है वोल्ट्स। ओके, सेम RMS वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग E2। ओके, ये की आएगा 4.44, सेकेंडरी की गल की थी N2 आ जाएगा F 5M वोल्ट्स। ठीक है, इतने एक चीज़ समझने वाली है, बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ है, जी 5M होंगी है फ्लक्स, वो वैल्यू कि इक्वल होंगी है B इंटू A। B की आ फ्लक्स डेंसिटी, इनू आप BM लिख सकते हैं, इनू लिखांगे फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो ए की आ एरिया, ए की आ कोर का जोड़ा एरिया होएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करियो, क्योंकि जे आप फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन देखिए, फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन कि इक्वल होंगी है, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यही होंगे ना एरिया, मतलब 5/A होंगी है। ओके, तो ये की करांगे, सिंपली आप कर सकते हैं कि जी साड़ी EMF इक्वेशन वा जिथे 5M है। ठीक है, आप प्राइमरी की गल कर लीए, प्राइमरी की गल कर दें 4.44 FN1 तो 5 की जगह आप पुट कर देंगे 5M की जगह तो BMA। क्लीयर, BMA। हुण इत्थे एक आप रिलेशन जिहड़ा वा वो एक रिलेशन समझांगे आप इहदे की करना, सिंपली F तो A का रिलेशन वेखीए, F तो A का रिलेशन। F की है सप्लाई फ्रिक्वेंसी, F की आ सप्लाई फ्रिक्वेंसी, जिहड़ी फ्रिक्वेंसी जिहड़ी आ सप्लाई दी आ उहनूं आपां कहने आ F। ठीक है, हुण जे आपां इहदा रिलेशन सिंपली वेखीए
तो जिहड़ा एरिया हुंदा वा, ठीक है, एरिया ए कोर दा एरिया हुंदा वा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा है फ्रिक्वेंसी दे। जेकर फ्रिक्वेंसी वधेगी तो कोर दा साइज़ जिहड़ा वा छोटा होएगा, मतलब जिहड़ा ट्रांसफार्मर दा साइज़ है वो छोटा हो जाएगा कि जेकर कोर दा साइज़ छोटा है तो ट्रांसफार्मर दा ओबीयस साइज़ जिहड़ा वा वो इफेक्ट होएगा। ओके, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, इनू तुसीं नोट कर दिओ। कई बारी ऑप्शन आ जाए कि सब तो छोटा ट्रांसफार्मर किहड़ा होएगा, फ्रिक्वेंसी दित्ती होवे तो तुसीं उत्थे इनू देख सकदे जी। ओके, ये च कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, ये सिंपल आपां फॉर्मूला ही करना है। ट्रांसफार्मर ऑन लो लोड, जो आपां ट्रांसफार्मर की जिहड़ी सैकेंडरी वाइंडिंग हुंदी आ, ठीक है, सैकेंडरी साइड हुंदी है, जो उन्होंने ओपन आपां रखते हैं तो प्राइमरी साइड में आपां सप्लाई देने आ तो उन्होंने की कहते हैं ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ठीक है, ये की आ ये V2 है तो ट्रांसफार्मर जिहड़ा है ये की आ ओपन सर्किटेड है। ये जिहड़ी सैकेंडरी है, सैकेंडरी इज़ ओपन सर्किटेड। ठीक है, फिर जिहड़ी सैकेंडरी वाइंडिंग आ उन्होंने आपां ओपन सर्किट किया है तो प्राइमरी साइड से आपां सप्लाई दी हुई है। ओके, तो इस केस दे विच जिहड़ा करंट होएगा साडा I1 वो I1 नहीं फ्लो करेगा, वो करंट किहड़ा फ्लो करेगा I0। किहड़ा करंट फ्लो करेगा I0 किहदे करके, V1 सप्लाई वोल्टेज करके, किहदे करके, V1 सप्लाई वोल्टेज करके। तो जो I0 करंट फ्लो किया प्राइमरी वाइंडिंग दे विचों तो फिर की होएगा, E1 जिहड़ी आ वोल्टेज आ वो पैदा हो जाएगी। तो E1 वोल्टेज करके फ्लक्स पैदा होएगी जिहड़ी कि सैकेंडरी वाइंडिंग दे नाल भी लिंक करेगी। जो सैकेंडरी वाइंडिंग दे नाल लिंक किया तो इत्थे E2 EMF जिहड़ी वो पैदा हो जाएगी। ओके, इस केस दे विच की हुंदा कि जिहड़ी E2 आ वो इक्वल होएगी V2 दे नो लोड दे विच। ओके, हुण इहदी फेजर डायग्राम जिहड़ी आ वो ड्रा करदे हैं किदां दी होएगी, फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम। ओके, हुण करंट किहड़ा फ्लो करता पिया प्राइमरी वाइंडिंग दे विचों I0। किहड़ा करंट फ्लो करता पिया I0। ये किहड़ा करंट है I0। ये दो हिस्सों दे विच वंडिया जाएगा, दो कंपोनेंट्स दे विच। ठीक है, I0 हैज़ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, एक होएगा वर्किंग कंपोनेंट। ठीक है, इनू कहते हैं वर्किंग कंपोनेंट, जिहड़े आयरन लॉसिस होणगे वो ये मीट करेगा उन्हां लॉसिस दे नाल। ठीक है, ये आयरन लॉसिस वर्किंग कंपोनेंट। ठीक है, ये इन फेज होएगा वोल्टेज V1 दे, इन फेज होएगा वोल्टेज V1 ते। दूसरा होएगा मैगनेटाइजिंग कंपोनेंट, IM उन्होंने कहते हैं कि ये हुंदा है मैगनेटाइजिंग कंपोनेंट। ये कंपोनेंट करके जिहड़ी फ्लक्स पैदा हुंदी है। ठीक है, ये करंट जिहड़ा वा ये नैसैसरी फ्लक्स जिहड़ी आ वो सर्किट दे विच जां ट्रांसफार्मर दे विच पैदा करेगा। ओके, इनू आपां कहने IM, की कहांगे IM। ये की इहने पैदा करती φm। ठीक है, हुण तुहानूं दस्सिआ कि जिहड़ी E1 ते E2 आ इहदी जिहड़ी डायरैक्शन होएगी ये ओपोजिट होएगी वोल्टेज दे। ठीक है, दोनों हुंदे ओपोजिट। ठीक है, लेंजस ला इत्थे लग गया ना कि जिहड़ी चीज़ जिहदे करके पैदा हुई वो उन्नू ही अपोज करेगी। हुण E1 ते E2 V1 करके पैदा हो रहे ना, इसे करके इनू अपोज करते पे आ। तो जे आपां वर्किंग कंपोनेंट कढ़ना है IW की वैल्यू नू कढ़ना है तो किद्दां कढ़ांगे, I0 cos phi नॉट। जेकर आपां मैगनेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू नू कढ़ना है तो किद्दां कढ़ांगे, I0 sin phi नॉट। क्लीयर। तो जेकर आपां I0 की वैल्यू नू कढ़ना है तो किद्दां कढ़ांगे, I0 मतलब कहंदे नो लोड करंट, नो लोड करंट। ओके, यदि वैल्यू नू किद्दां कैलकुलेट करांगे, IW दी स्केयर प्लस IM दी स्क्वेयर, IM दी स्क्वेयर। जे आपां पावर फैक्टर कढ़ना है नो लोड तो पावर फैक्टर कितना है, cos phi नॉट कढ़ना है तो किद्दां कढ़ांगे,
आई डबल्यू डिवाइडेड बाय आई नॉट, इस तरीके दे नाल। ते नो लोड पावर इनपुट जे आपां कढनी है, नो लोड पावर इनपुट जे आपां कैलकुलेट करनी है तो वो किद्दां करांगे, उन्होंने आपां सिंपली कर देंगे पी नॉट इज इक्वल टू V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट। क्लीयर, इस तरीके दे नाल आपां ये वैल्यूज़ नूं कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके।